कन्यादान, भाई और भाभी का क्या था फैसला। लेखिका पद्मा अग्रवाल। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं आज की कहानी। अनिरुद्ध घर के अंदर घुसते हुए मंजुला से बोले, मैडम, आपके भाई साहब ने श्रेयसी के कन्यादान की तैयारी कर ली है। क्या? उन्होंने उसकी शादी का कार्ड भेजा है? क्या कह रहे हैं आप? चौंकती हुई मंजुला बोली, क्या श्रेयसी की शादी तय हो गई है? जी मैडम, निमंत्रण कार्ड तो यही कह रहा है। मंजुला ने तेजी से कार्ड खोलकर पढ़ा और उसे खिड़की पर एक किनारे रख दिया। फिर बुदबुदाई, भाई साहब कभी नहीं बदलेंगे। उसके चेहरे पर उदासी और खिन्नता का भाव था। क्या हुआ? तुम श्रेयसी की प्रस्तावित शादी की खबर सुनकर खुश नहीं हुई? आप तो बस। तभी बहू छवि चाय लेकर ड्राइंग रूम में आई। पापा जी, किसकी शादी का कार्ड है? अरे बेटा, खुशखबरी है, अपनी श्रेयसी की शादी का कार्ड है। छवि खुश होकर बोली, वाओ, मजा आ गया। छवि के जाने के बाद मंजुला बोली, क्या भाई साहब एक बार भी फोन नहीं कर सकते थे? तो क्या हुआ, लो मैं अपनी ओर से भाई साहब को फोन करके बधाई दे देता हूँ। मन ही मन अपमानित महसूस करती हुई मंजुला वहां से उठकर दूसरे कमरे में चली गई। साले साहब, बहुत बहुत बधाई, आपका भेजा हुआ कार्ड मिल गया। श्रेयसी की तरह उसकी शादी का कार्ड भी बहुत सुंदर है। मेरे लायक कोई सेवा हो तो निसंकोच कहिएगा। लड़के के बारे में आपने अच्छी तरह से जानकारी तो कर ली होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, महाराज जी ने सब पक्का कर दिया। एक बात बताइए, आपने श्रेयसी से पूछा कि नहीं? उससे क्या पूछना, ऐसा राजकुमार सा छोरा सबको नहीं मिलता। अपनी श्रेयसी तो सीधी अमेरिका जाएगी, इसी वजह से जल्दबाजी में 15 दिनों के अंदर शादी करनी पड़ रही है। अच्छा, श्रेयसी कहाँ है? फोन दीजिए उसे, बधाई तो दे दें। देखिए अनिरुद्ध जी, बधाई बधाई रहने दीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। हमारे हिंदू धर्म में कन्यादान को महादान कहा गया है। लेकिन भाई, आपकी और मेरी सोच में बहुत अंतर है। आप तो पहले आयुषी से नौकरी कराएंगे, फिर उसके लिए लड़का खोजेंगे, या फिर उसकी पसंद के लड़के से उसकी शादी कर देंगे। परंतु मैं तो जल्द से जल्द बेटी का कन्यादान करके बोझ को सिर से उतारना चाहता हूँ। मेरी तो रातों की नींद उड़ी हुई थी, अब तो उसकी डोली विदा करने के बाद ही चैन की नींद सोऊंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ। छवि, तुम्हारी आदरणीय मम्मी जी कहाँ गई? अपने भाई साहब या भाभी से उन्होंने बात भी नहीं की? क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? मंजुला को आता देख अनिरुद्ध बोले, आइए श्रीमती जी, चाय आपके इंतजार में उदास होकर ठंडी हुई जा रही है। मंजुला का मुंह उतरा हुआ था, पर शादी की खबर से उत्साहित छवि बोली, मुझे तो बहुत सारी खरीदारी करनी है। आखिर मेरी प्यारी ननद की शादी जो है। हाँ हाँ, कर लेना, जो चाहे वह खरीद लेना, अनिरुद्ध बोले। बेटा उन्मुक्त मौका देखते ही बोला, पापा आपका इस बार कोई भी बहाना नहीं चलेगा, आपको नया सूट बनवाना ही पड़ेगा। ना यार, मुझे कौन देखेगा? मंजुला की ओर निगाहें करके अनिरुद्ध बोले। भीड़ में सबकी निगाहें लड़की की सुंदर सी बुआ और भाभी पर होंगी। और हाँ, आयुषी कहाँ है? वह तो शादी की खबर सुनते ही कितना हंगामा करेगी। मंजुला चिंतामग्न होकर बोली, वह कॉलेज गई है, उसका आज कोई लेक्चर था। मंजुला सोचने लगी कि बड़े भाई साहब क्या कभी नहीं बदलेंगे? वे हमेशा अपनी तानाशाही ही चलाते रहेंगे। वे रूढ़िवादिता और जातिवाद के चंगुल से अपने को कभी भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। फिर वह मन ही मन शादी में होने वाले खर्च का हिसाब लगाने लगी। तभी आयुषी कॉलेज से लौटकर आ गई। जैसे ही उसने श्रेयसी की शादी का कार्ड देखा, उसका चेहरा एकदम बदरंग हो उठा। उसके मुंह से एक बारगी निकल पड़ा, श्रेयसी की शादी। फिर वह एकदम से चुप रह गई। मंजुला ने पूछा कि क्या कह रही हो, तो वह बात बदलते हुए बोली, पापा इस बार आपकी कोई कंजूसी नहीं चलेगी। मेरा और भाभी का लहंगा बनेगा। और सुन लीजिए, डियर मॉम के लिए भी इस बार महंगी वाली खूबसूरत कांजीवरम साड़ी खरीदेंगे। हर बार जाने क्या उटपटांग पुरानी सी साड़ी पहनकर खड़ी हो जाती हैं। आयुषी, तुम बहुत बकबक करती हो।
पैसे पेड़ पर लगते हैं ना कि हिला दिया और बरस पड़े। मंजुला अपनी खींच निकालती हुई बोली, श्रेयसी को कुछ उपहार देने के लिए भी तो सोचना है। श्रीमती जी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? मेरी सुनता कौन है? आपको तो अपनी आयुषी की कोई फिक्र ही नहीं है। जब वह शादी के लिए तैयार होगी तभी तो उसके लिए लड़का देखेंगे। इस साल 24 की हो जाएगी। मेरी तो रातों की नींद उड़ जाती है। तुम अपने भाई साहब की असली शागिर्द हो, उनकी भी नींद उड़ी रहती है। यह कहकर अनिरुद्ध अपने लैपटॉप में कुछ करने में व्यस्त हो गए। मंजुला इस बीच श्रेयसी के बचपन में खो गई। उसने श्रेयसी को पाल पोस कर बड़ा किया है। भाभी के जुड़वा बच्चे हुए थे, वे 2 बच्चों को एक साथ कैसे पालती, इसलिए वह श्रेयसी को अपने साथ ले आई थी। उसने रात दिन एक करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जब वह 6 साल की हो गई तो भाभी बोली, यह मेरी बेटी है, इसलिए यह मेरी जिम्मेदारी है, और वे उसे अपने साथ ले गईं। श्रेयसी के जाने के बाद वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसके मन में श्रेयसी के प्रति अतिरिक्त ममत्व था। श्रेयसी बहुत दिनों तक मंजुला को ही अपनी माँ समझती रही थी। मंजुला छुट्टियों में श्रेयसी को बुला लेती थी। श्रेयसी आती तो उन्मुक्त और आयुषी उसके हाथ से खिलौना झपट कर छीन लेते, उसे कोई चीज छूने नहीं देते। इस बात पर मंजुला जब उन्मुक्त को डांट रही थी तो वह धीरे से बोली थी, मम्मी मुझे तो आदत है, वहाँ प्रखर मेरे हाथ से सब खिलौने छीन लेता है, चाहे खाने की हो या खेलने की, सब चीजें झपट लेता है। अम्मा भी कहती हैं कि वह भाई है, उसे दे दो। यह सब कहते हुए श्रेयसी की आंखें नम हो उठी थी। तभी वह मंजुला से लिपट कर बोली थी, मम्मी मेरा घर कहाँ है? आप अच्छी मम्मी हैं, वे गंदी अम्मा हैं, मुझे मारती हैं। मैडम क्या बात है, बड़ी अपसेट दिख रही हो? अनिरुद्ध की आवाज से वह वर्तमान में लौट आई थी। सुनिए जी, श्रेयसी अपनी ससुराल में खुश तो रहेगी ना? मेरे मन में अपराध बोध है कि मैंने उसे अपने से दूर करके भाभी के पास क्यों भेजा। तुम तो फिजूल की बातें करती हो। वह उनकी बेटी है, जैसा वे चाहे वैसा करें। जैसे जैसे श्रेयसी बड़ी होती गई, गुमसुम और चुप होती गई। श्रेयसी की आंखों का सूनापन देख मंजुला अपराध बोध में भर जाती। वह सोचती कि यदि वह उसे अपने पास रख सकती तो शायद श्रेयसी खुश रहती। भाभी के कड़क और दकियानूसी स्वभाव के कारण श्रेयसी सबसे दूर अकेली खड़ी दिखाई पड़ती। हंसने चहचहाने की उम्र में भी उसके चेहरे पर गंभीरता का आवरण होता था। उन्मुक्त और आयुषी धीरे धीरे बड़े होते गए और भाई साहब और भाभी ने अपने बच्चों को मंजुला के यहाँ भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्मुक्त की शादी में श्रेयसी को बहुत दिनों बाद देखा था मंजुला ने। श्रेयसी के लिए फैशनेबल कपड़े पहनना मना था। उसे केवल सलवार कुर्ता पहनने की इजाजत थी। दुपट्टा हर समय पहनना जरूरी था। भाभी की हर समय की डांट फटकार से श्रेयसी को अकेले में आंसू बहाते हुए देख वह भी रो पड़ी थी। उसके आंसू देख भाभी गर्म होकर बोली थी, अपने टेसुए किसी और को दिखाना, अपनी चाल चलन ठीक रखो। लड़कियों का जोर जोर से हंसना अच्छा नहीं होता। इतनी जोर के ठहाके क्यों लगाती हो? चलकर नाश्ता लगाओ। यदि वह उन्मुक्त से मजाक करती तो भाभी जोर से डांट कर कहती, लड़कों के बीच घुसी रहती हो, चलो ढोलक बजाओ और औरतों के साथ बैठो। ऐसी बातें सुनकर सबका मन खराब हो गया था। भैया भाभी के चले जाने के बाद सबने चैन की सांस ली थी। सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए थे। प्यारी सी बहू छवि के आने के बाद घर में रौनक आ गई थी। 8 महीने बीते थे कि एक दिन मंजुला के मोबाइल पर भाभी का फोन आया। जी श्रेयसी रिसर्च करना चाहती है, इसलिए हम लोग आप पर विश्वास करके उसे लखनऊ भेज रहे हैं। वह लड़कियों वाले हॉस्टल में रहेगी। आप लोगों के विश्वास पर ही उसे आगे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है। समय बहुत खराब है। आजकल लड़कियों के कदम बहकते देर नहीं लगती है। भाभी घबराने की कोई बात नहीं है। श्रेयसी बहुत समझदार है। आप ठीक समझो तो श्रेयसी को मेरे घर पर ही रहने दो, मुझे अच्छा ही लगेगा। छवि और आयुषी के साथ उसको खूब अच्छा लगेगा। भाई साहब और भाभी श्रेयसी को लेकर आए। 3 दिन रहकर हॉस्टल में उसकी सब व्यवस्था करवाई। चुप चुप सहमी और गंभीर श्रेयसी को देखकर मन में प्रश्न चिन्ह उठा।
समझ में नहीं आया कि क्या बात है। एक रात अकेले में भाभी अपने मन का गुबार निकालते हुए बोली थी, जी अब तुमसे क्या छुपाएं, श्रेयसी के पीछे एक बदमाश लड़का पड़ा हुआ है, इसलिए इसको वहां से दूर भेजना आवश्यक हो गया था। हम लोगों ने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो पाया, इसलिए मजबूरी में यहाँ एडमिशन करवाना पड़ रहा है। इसकी सुंदरता इसकी दुश्मन बन बैठी है। सच ही श्रेयसी को कुदरत ने बड़े मन से गढ़ा था। दूध सा गोरा, सफेद संगमरमर सा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे व काले घुंघराले बाल, बिना मेकअप के भी वह परी सी दिखती थी। वे आगे बोली थी, जीजा जी तो उसी कॉलेज में ही प्रोफेसर हैं, वे श्रेयसी पर निगाह रखेंगे। हम इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, जैसे ही कहीं बात बनी तुरंत शादी कर देंगे। भाभी अपने दिल का बोझ हल्का करके भाई साहब के साथ अपने घर चली गई थी। श्रेयसी हॉस्टल में रह रही थी। उसकी रूम पार्टनर जूली थी, जिससे उसकी दोस्ती हो गई थी। उसका भाई रॉबर्ट उसी कॉलेज में लेक्चरर था। जूली के साथ ही श्रेयसी उसके भाई से मिली। रॉबर्ट पहली नजर में ही श्रेयसी की सुंदरता पर मर मिटा। शायद मन ही मन श्रेयसी को भी वह अच्छा लगा था। रॉबर्ट ईसाई था, परंतु सुलझा और समझदार युवक था। वह अनिरुद्ध से कॉलेज में कई बार मिल चुका था। अनिरुद्ध उसे पसंद भी करते थे। भाई साहब और भाभी के लिए उसका ईसाई होना सबसे बड़ा दुर्गुण था। श्रेयसी छोटे शहर और भाभी के अनावश्यक प्रतिबंधों से आजाद होने के बाद हॉस्टल के रंग बिरंगे माहौल में जल्द ही रम गई। उसके तो पर ही निकल पड़े। पहले तो हर शनिवार की शाम को आती रही, फिर धीरे धीरे उसने आना बंद कर दिया। आयुषी और छवि जब भी उससे मिलने गए वह उन्हें मिली नहीं। फोन पर कभी कभी बात हो जाती तो अब उसके सुर बदल चुके थे। अब वह हॉलीवुड फिल्में, पिकनिक, पिज्जा, बर्गर और पार्टी की बातें करने लगी थी। उसको घर आए बहुत दिन हो गए थे, इसलिए एक दिन मंजुला ने खुद फोन करके उससे आने को कहा। वह आई। जींस टॉप में बहुत स्मार्ट लग रही थी। अनिरुद्ध उसे देखकर बड़े खुश हुए। श्रेयसी, तुम हॉस्टल में रहकर बिल्कुल बदल गई हो। फूफा जी, मेरी रूममेट जूली कहती है, जैसा देश वैसा भेष। समय के साथ कदम मिलाकर चलो, तभी आगे बढ़ पाओगी। मैं सलवार सूट पहनती थी तो पूरे डिपार्टमेंट में मेरा नाम बहन जी पड़ गया था। सेमिनार में जाती तो क्लास के लड़के लड़कियां खी खी कर हंसते थे और मुझे हूट करते थे। मैंने अपने पुराने चोले को उतार फेंका। इसमें जूली ने मेरी बहुत मदद की। फिर वह हॉस्टल चली गई। एक शाम कॉलेज से आने के बाद अनिरुद्ध बोले, मंजुला, तुम श्रेयसी को बुलाकर एक दिन बात करो। आज स्टाफ रूम में रॉबर्ट के साथ श्रेयसी का नाम जोड़कर लोग खुसुर फुसुर कर रहे थे। ये दोनों यहाँ वहाँ अक्सर साथ में दिखाई भी पड़ जाते हैं। मंजुला परेशान हो उठी थी। उसके मुंह से निकल पड़ा, भाई साहब और भाभी तो ये सब बातें सुनकर आपे से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने तो हम ही लोगों की जिम्मेदारी पर उसे यहाँ छोड़ा था। हाँ, मैं भी यह सब देख सुनकर परेशान हूँ। श्रेयसी के तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। वह मन ही मन सोचती रह गई कि एक शाम श्रेयसी अपनी दोस्त जूली के साथ उसकी स्कूटी पर आ गई। सबकी प्रश्नवाचक निगाहों का जवाब देकर बोली, बुआ, यह जूली है। इसे हिंदी नहीं आती, इसलिए यह मुझसे हिंदी सीख रही है और यह मुझे फ्रेंच सिखा रही है। हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते बोर हो गए थे तो जूली बोली कि चलो अपनी फैमिली से मिलवाओ। बस मैं इसे लेकर यहाँ आ गई। अच्छा किया जो तुम आ गई, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। तुम्हारी यह दोस्त हम लोगों का खाना पसंद करे तो खाना खाकर जाना। जूली खाने की बात सुनकर खिल उठी। मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है। मेरी माँ भी इंडियन खाना कभी कभी बनाती हैं। मेरे पापा तो इंडिया में रहते हुए पूरे शाकाहारी बन गए हैं। श्रेयसी, इधर मेरे साथ अंदर आना, तुमसे कुछ बात करनी है, मंजुला ने कहा। बुआ, क्या बात है? बड़ी गंभीर दिख रही हैं आप। कोई खास बात? साफ साफ शब्दों में कहूँ तो तेरा और रॉबर्ट का कोई चक्कर चल रहा है क्या? उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देख समझ में आ गया था कि बात सच है। वह अपने को संभाल कर बोली, बुआ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। उससे एक आध बार हाय हेलो जूली की वजह से हुई है, बस इतना कहकर वह तेजी से जूली के पास जाकर बैठ गई। खाने की मेज पर श्रेयसी का तमतमाया चेहरा देख पहले तो सब शांत रहे,
फिर थोड़ी ही देर में शुरू हो गया बातों का सिलसिला। फिल्म, फैशन, एसएमएस, फेसबुक, यूट्यूब की गॉसिप पर कह कहे। जूली हिंदी अच्छी तरह नहीं समझ पा रही थी, इसलिए वह खाने का स्वाद लेने में लगी हुई थी। मिर्च के कारण उसकी आंख, नाक और कान सब लाल हो रहे थे, चेहरा सुर्ख हो रहा था। खाना खाने के बाद आंखों के आंसू पोंछते हुए वह बोली, वेरी टेस्टी, यमी फूड। उसकी बात सुनते ही सब जोर से हंस पड़े थे। श्रेयसी किचन से रसगुल्ला लाई और उसके मुंह में डालकर बोली, पहले इसको खाओ फिर बोलना। श्रेयसी जूली की स्कूटी पर बैठी और बाय कहती हुई चली गई। अनिरुद्ध बोले, जूली अच्छी लड़की है। अगले दिन वे कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उसी समय प्रोफेसर रंजन तेजी से उनकी तरफ आए। क्यों अनिरुद्ध जी, श्रेयसी तो आपकी किसी रिलेशन में है ना? आजकल रॉबर्ट के साथ उसके बड़े चर्चे हैं। अनिरुद्ध कट कर रह गए। उन्हें तुरंत कोई जवाब ना सूझा। धीरे से अच्छा कहकर वे अपने कमरे में चले गए थे। उसी शाम रॉबर्ट और श्रेयसी को फिर से साथ देखकर उनका माथा ठनका था। वे रॉबर्ट के माता पिता से मिलने के लिए शाम को अचानक रॉबर्ट के घर पहुंच गए। रॉबर्ट उन्हें अपने घर पर आया देख थोड़ा घबराया, परंतु उसके पिता मैथ्यू और माँ जैकलीन ने खूब स्वागत सत्कार किया। मैथ्यू रिटायर्ड फौजी थे। अब वे एक सिक्योरिटी एजेंसी में मैनेजर की हैसियत से काम कर रहे थे। जैकलीन एक कॉलेज में इंग्लिश की टीचर हैं। गरम गरम पकौड़ियों और चटनी का नाश्ता करके अनिरुद्ध का मन खुश हो गया था। वे प्रसन्न मन से गुनगुनाते हुए अपने घर पहुंचे। क्या बात है, आज बड़े खुश दिख रहे हैं। मंजू, आज रॉबर्ट की माँ के हाथ की पकौड़ियाँ खाकर मजा आ गया। आप रॉबर्ट के घर पहुंच गए क्या? हाँ हाँ, बड़े अच्छे लोग हैं। आपने उन लोगों से श्रेयसी के बारे में बात कर ली क्या? तुम तो मुझे हमेशा बेवकूफी समझती हो। तुम्हारे आदरणीय भाई साहब की अनुमति के बिना भला मैं कौन होता हूँ किसी से बात करने वाला। लेकिन अब मैंने निश्चय कर लिया है कि एक बार तुम्हारे भाई साहब से बात करनी ही पड़ेगी। मंजुला नाराजगी भरे स्वर में बोली, देखिए, आपको मेरा वचन है कि आप इस पचड़े में पड़कर उनसे बात ना करें। आप मेरे भाई साहब को नहीं जानते। किसी को बुखार भी आ जाए तो सीधे अपने महाराज जी के पास भागेंगे। उनके पास जन्मकुंडली दिखाकर ग्रहों की दशा पूछेंगे। उनसे भभूत लाकर बीमार को खिलाएंगे और घर में ग्रह शांति की पूजा पाठ करवाएंगे। डॉक्टर के पास तो वे तब जाते हैं जब बीमारी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जब से मैंने होश संभाला है, भाई साहब को कथा, भागवत, प्रवचन जैसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए देखा है। वे पंडे, पुजारी और कथावाचकों को घर पर बुलाकर अपने को धन्य मानते हैं। उन सबको भरपूर दान दक्षिणा देकर वे बहुत खुश होते हैं। मंजुला, तुम समझती क्यों नहीं हो? यह श्रेयसी के जीवन का सवाल है। रॉबर्ट के साथ साथ उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। प्लीज, आप समझते क्यों नहीं है? 2-4 दिनों पहले ही भाभी का फोन आया था कि जी आपके भाई साहब एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा जी को लेकर घर पे आए थे। उन्होंने उनकी जन्म कुंडली देखकर बताया है कि आपकी बिटिया का मंगल नीच स्थान में है, इसलिए मंगल की ग्रह शांति की पूजा जब तक नहीं होगी तब तक शादी के लिए आपके सारे प्रयास विफल होंगे। जी महात्मा जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वे बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। उनके पंडाल में लाखों की भीड़ होती है। कह रहे थे सेठ जी, दानदाताओं की सूची में शहर भर में आपका नाम सबसे ऊपर रहना चाहिए। आपके भाई साहब ने 1 लाख रुपए की रसीद तुरंत कटवा ली। वे कह रहे थे कि शास्त्रों में लिखा है कि दान दिए धन बढ़े। दान से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। महात्मा जी खुश होकर बोले थे कि सेठ जी, आपकी बिटिया अब मेरी बिटिया है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। उसके विवाह के लिए मैं खूब पूजा पाठ करूंगा। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंजुला अपने पति अनिरुद्ध को बताए जा रही थी। भाभी कह रही थी कि नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर महात्मा जी भाई साहब के हाथों से हवन करवाएंगे। वाह, आपके भाई साहब का कोई जवाब नहीं है। अरे, जिनको महात्मा कहा जा रहा है वे महात्मा थोड़े ही हैं, वे तो ठग हैं जो आम जनता को अपनी बातों के जाल में फंसाकर दिन दहाड़े ठगते हैं। छोड़ो, मेरा मूड खराब हो गया इस तरह की बेवकूफी की बातें सुनकर। इसलिए तो आपसे मैं कभी कुछ बताती ही नहीं हूँ। जाति पाति के मामले में तो वे इतने कट्टर हैं
कि घर या दुकान कहीं भी नौकर या मजदूर रखने से पहले उसकी जाति जरूर पूछेंगे। मान गए आपके भाई साहब को, वे आज भी 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं। मेरा तो सिर भारी हो गया है, एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ। अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वे कितने रूढ़िवादी और पुराने ख्यालों के हैं। आप भूलकर भी उनके सामने कभी ये सब बातें मत कीजिएगा। अनिरुद्ध बोले, कम से कम एक बार श्रेयसी को अपने मन की बात भाई साहब से कहनी चाहिए। अनिरुद्ध, आप समझते नहीं हैं, लड़की में परिवार वालों के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं होती। उनके मन में समाज का डर, माँ बाप की इज्जत चले जाने का ऐसा डर होता है कि वह अपने जीवन, प्यार और कैरियर सबकी बलि देकर खुद को सदा के लिए कुर्बान कर देती हैं। इसका मतलब तो यह है कि बड़े भाई साहब ने तुम्हारे साथ भी अन्याय किया था। मेरे साथ भला क्या अन्याय किया था? तुम्हारी शादी जल्दी करने की हड़बड़ी देख मेरा माथा ठनका था। क्या सोचती हो मैं ना समझ था? तुम्हारा उदास चेहरा, रात दिन तुम्हारी बहती आंखें, मुझे देखते ही तुम्हारी थरथराहट, संबंध बनाते समय तुम्हारी उदासीनता, तुम्हारी उपेक्षा, कमरा बंद करके रोना बिलखना, प्रथम रात्रि को ही तुम्हारे आंसुओं से भीगा हुआ तकिया देखकर मैं सब समझ गया था। तुम्हारी भाभी का पकड़कर फेरा डलवाना, तुम्हारे कानों में कभी दीदी फुसफुसा रही थी तो कभी तुम्हारी बुआ। विदा के समय भाई साहब के क्रोधित चेहरे ने तो पूरी तस्वीर साफ कर दी थी। उनका बार बार कहना, ससुराल में मेरी नाक मत कटवाना, मेरे लिए काफी था। मैं परेशान तो था, परंतु धैर्यपूर्वक तुम्हारे सभी कार्यकलापों को देखता रहा और चुप रहा। वह तो उन्मुक्त पैदा हुआ तो उससे ममता हो जाने के बाद तुम पूर्ण रूप से मेरी हो पाई थी। यह सब सुनकर मंजुला की अंतरात्मा कांप उठी थी। अनिरुद्ध ने तो आज उसकी पूरी जनपत्री ही खोलकर पढ़ डाली। इधर उन्मुक्त और छवि शादी के लिए शॉपिंग में लगे हुए थे। आयुषी भी अपने लिए लहंगा ले आई थी, परंतु अभी तक श्रेयसी से किसी की बात नहीं हो पाई थी। इसलिए मंजुला का मन उष्टा उष्टा सा था। एक दिन कॉलेज से आने के बाद अनिरुद्ध बोले, रॉबर्ट बहुत उदास था। उसने बताया कि श्रेयसी के मम्मी पापा आए थे और उसको अपने साथ ले गए। उसके बाद से उसका फोन बंद है। सर, एक बार उससे बात करवा दीजिए। उदास मन से ही सही श्रेयसी को देने के लिए मंजुला अच्छा सा सेट ले आई थी। शादी में 4-5 दिन ही बाकी थे कि मंजुला का फोन बज उठा। उधर भाई साहब थे। मंजुला, श्रेयसी घर से भाग गई। वह हम लोगों के लिए आज से मर चुकी है। और उन्होंने फोन काट दिया था। घर में सन्नाटा छा गया था। एक दूसरे से मुंह चुरा रहे थे। मंजुला झटके से उठी, अनिरुद्ध जल्दी चलिए। कहाँ? हम दोनों श्रेयसी का कन्यादान लेकर उसको उसके प्यार से मिला दें। मुझे मालूम है इस समय श्रेयसी कहाँ होगी। जल्दी चलिए, कहीं देर ना हो जाए। बरसों बाद आज मंजुला अपने साहस पर खुद हैरान थी। उन्मुक्त बोला, माँ, भाई के बिना बहन की शादी अच्छी नहीं लगेगी। मैं भी चल रहा हूँ। आप लोग जल्दी आइए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। छवि और आयुषी जल्दी जल्दी लहंगा लेकर निकली। दोनों आपस में बात करने लगी। श्रेयसी दी लहंगा पहनकर परी सी लगेंगी। सब जल्दी जल्दी निकले और खिड़की से आए हवा के तेज झोंके ने श्रेयसी की शादी के कार्ड को कटी पतंग के समान घर के बाहर फेंक दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।